सभी प्रियजनों को विनोद गढ़वाल का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। भारतीय संविधान की सीरीज जारी है। भारतीय संविधान के तहत हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। इन अधिकारों का हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने संविधान द्वारा प्रदत्त दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22, 19, 20, 21 एवं 22 में दिया गया है। पिछली क्लास में हमने संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 20 का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान अनुच्छेद 21 एवं 22 का अध्ययन करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो को अवश्य देख लें ताकि आपको आज का वीडियो समझ में आ सके। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आज हम अनुच्छेद 21 एवं 22 का अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 का बहुत महत्व है। संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सामान्य भाषा में हम जीवन का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, राजनीति में हर एक शब्द का बहुत महत्व होता है। यहाँ पर लिखा है किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति यानी कि चाहे वो देशी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, अपनी जिंदगी को जी सकता है। इसका प्रबंध अनुच्छेद 21 में किया गया है। किंतु क्या राज्य मार सकता है? हाँ, राज्य व्यक्ति को मार भी सकता है। किंतु कब? जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यदि आपने कोई जघन्य अपराध किया है, आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जो कि विधि द्वारा दंडनीय माना गया है, तो फिर आपको उस गुनाह के विरुद्ध सजा दी जा सकती है। इसमें स्पष्ट लिखा है। अब विधि यानी कि कानून का निर्माण कौन करता है? संसद या विधानमंडल। यदि संसद या विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो कि आपके कृत्य को, आपके द्वारा किए गए कार्य को दंडनीय मानता है और उस कृत्य के विरुद्ध आपको मौत की सजा सुनाई जाती है, तो फिर आपको राज्य मार सकता है। आज हम देखते हैं कि मौत की सजा फांसी दी जाती है। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि व्यक्ति को अपराध करने पर हाथी के पैरों के नीचे कुचलाया जाता था। हमने अहिल्याबाई का भी उदाहरण
सुना है कि महारानी अहिल्या ने अपने पुत्र को गुनाह करने पर हाथी के पैरों के नीचे कुचलाकर मरवा दिया था। साथ ही साथ उबलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया जाता था, अंग भंग किया जाता था, सार्वजनिक चौराहे पर सार्वजनिक रूप से पत्थर मारे जाते थे। तमाम सजाएं देने के तरीके हमने सुने हैं, किंतु आज विधि द्वारा जो मृत्यु दंड दिया जाता है उसके लिए फांसी की सजा दी जाती है। आज फांसी की सजा जो है वो सार्वजनिक तौर पर ना देकर एकांत में दी जाती है। तो राज्य बिल्कुल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपको मार भी सकता है आपके कृत्य करने पर। वैसे प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 21 की समय समय पर सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है और इस जीवन जीने के अधिकार के तहत नागरिकों को, व्यक्तियों को कई अधिकार दिए गए हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत व्यक्तियों को दिए गए हैं। नंबर 1, गरिमामय जीवन व्यतीत करने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। कोई भी राज्य व्यक्ति को अपमानित करके जिंदा रहने हेतु मजबूर नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि गरिमामय जीवन जीने के लिए सरकार व्यक्तियों को आवास की व्यवस्था कराती है, भोजन की व्यवस्था कराती है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में कई योजनाएं चलाई जाती है, जैसे आवास योजना, खाद्यान्न योजना, ताकि व्यक्ति सम्मान से अपना जीवन जी सके। नंबर 2, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार है। जिंदा रहने का अधिकार है अर्थात वह स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ पर्यावरण में अपना जीवन व्यतीत करे, इसका अधिकार नागरिकों को दिया गया है। यदि कोई राज्य स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध नहीं कराता है तो वह आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे आपको शुद्ध वायु मिल सके, स्वच्छ पानी मिल सके। हम देखते हैं भारत में पिछले कुछ सालों से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत साफ सफाई कराई जा रही है। अभी 15 अगस्त को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंदगी भगाओ अभियान चालू किया है, ताकि सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। यह भी अनुच्छेद 21 में के तहत नागरिकों को दिया गया है। नंबर 3, जीवन रक्षा का अधिकार अर्थात आत्मरक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, तो उसे अपने जीवन की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का विवाद उत्पन्न हो जाता है और विवाद इस स्तर पर पहुंच जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने को तैयार हो जाता है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की हत्या भी कर देता है, तो उसे फिर हत्यारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया है। हम सुनते हैं कि एनकाउंटर हो गया, तो क्या पुलिस किसी को मार सकती है? नहीं। पुलिस जो है वह अपनी आत्मरक्षा में उस व्यक्ति को मारती है, क्योंकि यदि पुलिस उसको नहीं मारती है तो फिर वह पुलिस को मार सकता है। तो पुलिस भी आत्मरक्षा में कदम उठाती है और उस व्यक्ति को मार देती है, जिसे हम एनकाउंटर के नाम से जानते हैं। नंबर 4, महिलाओं के साथ सम्मान व्यवहार का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक
व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, इसलिए उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए कई सूचनाएं प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और उन सूचनाओं को प्राप्त करके वह व्यक्ति अपना जीवन सुगमता से जी सकता है, जिस हेतु अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के तहत उसे सूचना पाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। इसी के परिपालन में सन 2004-05 में राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार सभी को प्रदान किया गया है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब राइट टू इन्फॉर्मेशन व्यक्तियों को दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति आज किसी भी स्थान से, चाहे वो सार्वजनिक संस्था हो, सरकार हो, सार्वजनिक कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति को यदि उसके अपराध के विरुद्ध फांसी की सजा दी गई है तो राज्य उसे फांसी देने में विलंब नहीं करेगा, क्योंकि जिसे फांसी मिली है उसकी मानसिक पीड़ा कितनी होती है वह व्यक्ति ही जानता है। ऐसे में राज्य सरकारें अकारण फांसी देने में विलंब नहीं कर सकती है। यदि फांसी देने में विलंब किया जा रहा है तो फिर उसकी अपील की जा सकती है। इसका अधिकार अनुच्छेद 21 में व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। व्यक्ति जिंदा रहेगा इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कोई भी जानकारी, उसे शिक्षा ना दी जाए। जिंदा तो एक जानवर भी रहता है, जानवर भी भोजन करता है, जानवर भी सांस लेता है, लेकिन मनुष्य को सांस भी लेना है, भोजन भी करना है, इसके साथ साथ शिक्षा भी पाना है ताकि वह सामाजिक कार्यों में भाग ले सके, वह शिक्षित हो सके और सरकार की गतिविधियों में भाग ले सके। इसलिए शिक्षा पाने का भी अधिकार दिया गया है। एक अधिकार अभी बहुत प्रचलित रहा है और यह प्रश्न परीक्षा में भी आ सकता है, जो कि अनुच्छेद 21 में ही व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। वह है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी निजता के अधिकार को लेकर जब से संविधान लागू हुआ है तब से समय समय पर काफ़ी मांग उठती रही है। समय समय पर न्यायालयों द्वारा इसकी सुनवाई भी की गई है, किंतु निजता का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि राज्य को भी अपने नागरिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जानकारी ऐसी होती है कि जो कि राज्य अपने पास रखना चाहता है। किंतु अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की बेंच ने, 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक निर्णय दिया और इस निर्णय के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वह अब मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो अब नागरिकों को निजता का अधिकार भी प्राप्त है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखें। अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। अब हम देखते हैं कि क्या व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो क्या मरने का भी अधिकार है? भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, मूल संविधान में व्यक्ति को जीने का अधिकार तो प्रदान किया गया, लेकिन मरने का अधिकार नहीं दिया गया।
न ही सर्वोच्चतम न्यायालय ने मरने का अधिकार दिया था। किंतु इस संबंध में समय समय पर कई जनहित याचिकाएं लगाई गई, इच्छा मृत्यु की अपील लगाई गई। वर्ष 2018 में एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें सशर्त मृत्यु का अधिकार प्रदान कर दिया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है, मार्च 2018 में यह निर्णय आया। इसमें कहा गया है कि यदि डॉक्टरों की टीम और मेडिकल बोर्ड यह कहता है कि इस व्यक्ति का मरना जीने से ज़्यादा अच्छा है, उस व्यक्ति की पीड़ा जिंदा रहने से ज़्यादा बढ़ रही है और मरने से उसे सुकून मिल सकता है, यानी कि जीना उसके लिए इतना मुश्किल है जितना कि मरना उसके तुलना में काफ़ी अच्छा है। यदि डॉक्टरों की टीम और मेडिकल यह बोल दे, यह प्रमाणित कर दे कि उसका मरना जीने से ज़्यादा बेहतर है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकेगी। उसे जो है इच्छा मृत्यु प्रदान कर दी जाएगी, बशर्ते डॉक्टर की टीम और मेडिकल बोर्ड उसे यह भरोसा दे। तो व्यक्ति को मरने का अधिकार भी मार्च 2018 से प्रदान किया गया है सशर्त। अब अनुच्छेद 21A की हम चर्चा करते हैं। देखिए, ए है यानी कि बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य नहीं किया गया था। संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया। जो अनुच्छेद 21A है उसमें यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक होगी, हायर एजुकेशन में यह बात लागू नहीं होगी। तो 21A बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसी के परिपालन में वर्ष 2002 में RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। तो यह भी प्रश्न बनता है कि राइट टू एजुकेशन कब से लागू किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अब ये तो हो गई हमारी अनुच्छेद 21 की बात। एक महत्वपूर्ण बात इससे और जुड़ी हुई है, तो मैं बता देता हूं कि सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में स्थगित किया जा सकता था। इसको लेकर संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। देखिए, संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन है वह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, 1978 में हुआ। और इस संशोधन में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, इसमें एक लाइन जोड़ी गई कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जाएगा। सन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी और मोरारजी देसाई सरकार ने अनुच्छेद 20 और 21 के विषय में यह प्रावधान किया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में व्यक्तियों के अनुच्छेद 20 और 21 का स्थगन नहीं होगा। तो आपातकाल में भी व्यक्तियों को प्राप्त अनुच्छेद 20 एवं 21 स्थगित नहीं किए जाएंगे। 20 एवं 21 जो अनुच्छेद है
नागरिकों को मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त वह हर स्थिति में बरकरार रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, आप इसे नोट करें। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में लिखा है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देखिए, विद्यार्थी आमतौर पर अनुच्छेद 20 और 22 में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, गलतफहमी होती है कि अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है और अनुच्छेद 22 में क्या लिखा है। तो सीधी बात है, अनुच्छेद 20 में लिखा गया है अपराधी से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 22 में लिखा गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यानी कि पहले आप अपराध करोगे, उसके बाद ही आपकी गिरफ्तारी की जा सकेगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना पाड़े, 20 में अपराध लिखा है और 22 में गिरफ्तारी लिखी है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। देखिए, प्रत्येक राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना राज्य का अनिवार्य कार्य होता है। शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में पुलिस रखी जाती है। पुलिस की भय से व्यक्ति अपराध कम करते हैं। यदि कोई अपराध किया जाता है तो फिर व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाती है या राज्य में शांति भंग होने की स्थिति में गिरफ्तारी की जाती है। किंतु गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22 में 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 22 जो है वो व्यक्तियों को 3 अधिकार प्रदान करता है। एक, गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार। यदि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो आप पुलिस से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो। यह अनुच्छेद 22 में आपको दिया गया है। पुलिस वारंट के द्वारा आपको कारण बताती है, वारंट के द्वारा आपको आपकी गिरफ्तारी का कारण पता चलता है। तो कोई भी नागरिक जिसे गिरफ्तार किया गया है वह गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। नंबर 2, प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुच्छेद 22 में एक अधिकार दिया गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अगले 24 घंटों के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि मजिस्ट्रेट अनुमति देता है तभी उस व्यक्ति को आप हिरासत में रख सकते हो। बिना मजिस्ट्रेट के प्राधिकार से 24 घंटों से अधिक उस व्यक्ति को आप हिरासत में नहीं रख सकते हो। एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि 24 घंटों में आवागमन के समय को नहीं गिना जाता है। यदि किसी अपराधी को आप मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं और दूरी ज़्यादा है तो उस दूरी के समय को, उस दूरी तय करने को जो समय लगा है उसे 24 घंटों में काउंट नहीं किया जाएगा। किंतु किसी भी व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष जरूर प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानूनी सलाह का अधिकार। जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, देखिए पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है, न्याय नहीं कर सकती है। न्याय देने का काम जो है न्यायालय का है। तो उस व्यक्ति को जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसे कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना वकील कर सकता है और वकील से पूछ सकता है कि मुझे इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जा रहा है तो मुझे क्या करना होगा। तो वकील की सलाह से वो अपना कार्य कर सकता है। ये 3 अधिकार अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। अब ये जो अधिकार हैं यह 2 कंडीशन में, 2 परिस्थितियों में व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। एक है शत्रु देश के व्यक्ति को। यदि कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो कोई शत्रु देश का है, जिससे हमारा युद्ध हुआ है,
तो ऐसे देश के नागरिक को शत्रु देश माना जाता है और उस शत्रु देश के व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार, 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का या अपनी पसंद का वकील करने का, यह अधिकार शत्रु देश के नागरिक को प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, निवारक कानून के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया है तो उसे भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। निवारक कानून किसे कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई अपराधी ऐसा है जो कि अपराध करने वाला है तो आप उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको लग रहा है कि यह कोई हमला कर सकता है। अब आतंकवादी जो होते हैं तो हम ये रास्ता नहीं देखते हैं कि आतंकवादी जब हमला करेगा तभी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। हम आतंकवादी को हमला करने के पूर्व ही संदेह के आधार पर, संदिग्धता के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। निवारक कानून अधिनियम कई बनाए गए। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब निवारक अधिनियम बनाया गया जो कि 1969 में खत्म हो गया। फिर उसके बाद 1978 में भी एक कानून बनाया गया, टाडा जो है जिसके तहत संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी, यह भी निवारक अधिनियम है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको हम साधारण बोलचाल में रासुका कहते हैं, पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ये सारे जो कानून हैं यह निवारक कानून माने जाते हैं और समय समय पर सरकारें इन कानूनों का दुरुपयोग भी करती हैं, विरोध भी किया जाता है और सरकारें समय समय पर इनको परिवर्तित भी करती रहती है और सरकारें अपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन कानूनों का भी प्रयोग करती है। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद 2002 में पोटा लाया गया था और पोटा का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसका बहुत विरोध किया गया था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वाजपेयी सरकार ने संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। संसद का अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जबकि एक लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा उसे पारित नहीं करे या राज्यसभा से पारित हो जाए लोकसभा पारित नहीं करे, ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो 2002 में पोटा पारित करते समय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। हालांकि 2004 में जब सरकार परिवर्तित हुई तो इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन आमतौर पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं और फिर उनको खत्म भी कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें थी अनुच्छेद 21 और 22 की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपनी राय दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब प्रश्न नोट करें जिसके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? नंबर 2, निजता का अधिकार कब मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? निजता का अधिकार कब अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया? प्रश्न क्रमांक 3, 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? प्रश्न क्रमांक 3, 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? प्रश्न क्रमांक 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? प्रश्न क्रमांक 5, किसी भी गिरफ्तार
किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? कितने घंटों के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है? प्रश्न क्रमांक 6, रासुका का पूरा नाम क्या है? रासुका का पूरा नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 7, कब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? कब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके जिनको आवश्यकता है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अधिकार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.